चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा, और ये दोनों चीज का डेफिनेशन आप लोग को लिखवाना था केवल। तो सब लोग सबसे पहले द्रव्यमान क्षति लिखकर डैश दीजिए। द्रव्यमान क्षति इंग्लिश में बोलते हैं मास डीके। मास डीके द्रव्यमान क्षति। रिकॉर्डिंग हो रहा है। लिखिए, नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान एवं स्वतंत्र रूप से द्रव्यमान एवं स्वतंत्र रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग स्वतंत्र रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग में वास्तविक द्रव्यमान कम होता है। योग में वास्तविक द्रव्यमान कम होता है, वास्तविक द्रव्यमान में कम होता है, वास्तविक द्रव्यमान कम होता है, में वास्तविक द्रव्यमान कम होता है। इसी अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसी अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं, जिसे डेल्टा एम से सूचित किया जाता है, जिसे डेल्टा एम से सूचित किया जाता है, जिसे डेल्टा एम से सूचित किया जाता है, जिसे डेल्टा एम से सूचित किया जाता है। नीचे पैराग्राफ चेंज। अतः आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार हो गया। अब पैराग्राफ चेंज करके ये देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E बराबर डेल्टा एम इंटू सी एस। अनुसार के बाद ये आप लिख लीजिए, एनर्जी कितना हो जाएगा, E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू, यही ना होगा। और डेल्टा एम हमारा क्या है, द्रव्यमान क्षति। हो गया। अगला हम लोग का क्या था, बंधन ऊर्जा। लेकिन बंधन ऊर्जा तो दो तरह का होता है, एक आपको पहले पढ़ा चुके हैं रदरफोर्ड में, याद है, तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच था, अभी नाभिक में है। तो हम लोग को बंधन ऊर्जा किसका पढ़ना है, नाभिक की। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा। तो एनर्जी को ई से और बंधन को बाइंडिंग बोलते हैं, इसलिए इसको ईबी से सूचित करेंगे, ईबी बाइंडिंग एनर्जी। नाभिक की बंधन ऊर्जा लिखकर डैश। हो गया, डैश देकर लिखिए। एक नाभिक के निर्माण में, अच्छा उतारिए उतारिए उतारिए, पहले उतार लीजिए फिर बोलेंगे। एक नाभिक के निर्माण में या नाभिक के टूटने में, नाभिक के टूटने में जितना द्रव्यमान क्षति होता है, जितना द्रव्यमान क्षति होता है, जितना द्रव्यमान क्षति होता है, उस द्रव्यमान क्षति से मुक्त ऊर्जा, उस द्रव्यमान क्षति से मुक्त ऊर्जा, उस द्रव्यमान क्षति से
मुक्त ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। मुक्त ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। हो गया। अब आपको इसका सिंबल मालूम है कि ए बी। अब आपसे पूछा जाए कि इसका मान कैसे निकालेंगे, तो बंधन ऊर्जा है ना, बंधन ऊर्जा है, तो हम डायरेक्ट एक तरीका है, इसी ई को हम क्या लिख दें, ई बी बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। एक तरीका तो ये है, नहीं तो एक शॉर्टकट तरीका आपको बता चुके हैं। दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है, एक यूनिट द्रव्यमान की ऊर्जा बताइए कितनी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हमको डेल्टा एम का वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा एम यूनिट द्रव्यमान की ऊर्जा, या आप इसको बंधन ऊर्जा बोल सकते हो, यानी ए बी बराबर कितना होगा, तो डेल्टा एम से बस गुना करा देना है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस ये शॉर्टकट तरीका, डेल्टा एम निकालिए और आराम से उसमें गुना कितना से कर दीजिए, 931.5 से आपका बंधन ऊर्जा आ जाएगा। बोलिए, क्लियर हो गया। ये नीचे लिख लीजिए तीनों लाइन। हो गया। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, ये हो गया ना। ध्यान दीजिएगा, एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है, सोडियम परमाणु के नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन ज्ञात करें। प्रति न्यूक्लियॉन ज्ञात करें। देखिए अब यहाँ पे एक वर्ड लग गया प्रति न्यूक्लियॉन। ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ये मतलब समझ में आना चाहिए। प्रति न्यूक्लियॉन का मतलब क्या हुआ, आपको याद होगा न्यूक्लियॉन का मतलब होता है नाभिक के जो सदस्य होते हैं। नाभिक के सदस्य कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रति का मतलब एक, मतलब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को प्रति न्यूक्लियॉन बोलेंगे। अब यहाँ पे है बंधन ऊर्जा एक प्रोटॉन का क्या होगा, इसका मतलब समझिए। अगर ये नाभिक है तो इसमें बहुत सारे प्रोटॉन होंगे, बहुत सारे न्यूट्रॉन सब चिपके हुए होंगे एक दूसरे से, अब बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे चिपके हुए हैं। अब आप सोचिए कि इस पूरे नाभिक को आप क्या कर रहे हैं कि एकदम ब्लास्ट करके एकदम तोड़ रहे हैं, विखंडन कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं, और आपने इसमें कुछ एनर्जी खर्च किया। जब आपसे हम पूछें कि बताओ इसका, अगर हम कहें कि इसमें 10 टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के है, टोटल मिला के 10 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो कहने का मतलब कि P और N का ही ना मान 10 है, और इसको सूचित किस चीज से कहते हैं, ए से कहते हैं। हम तुमसे थोड़ा देर के लिए कहें कि मान लो कि इसको तोड़ने के लिए टोटल 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च करना पड़ा, टोटल 200, सब एक दूसरे से चिपका हुआ है। तो जवाब ये बताओ कि इसमें एक प्रोटॉन को या एक न्यूट्रॉन को हटने के लिए कितना ऊर्जा लगा होगा, 10 गो के लिए 200 लगा है, तो एक ऊर्जा छूटेगा जब, तो उसको कितना लगेगा, कैसे लाए, तो तुम भाग दिए ए से, मतलब 10 से भाग दिए, तो तुम एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को बताए कि उसको हटने में कितना लगेगा, और इसी का नाम है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। इसमें बंधन ऊर्जा कौन है,
200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जो तुम भाग दे करके 20 लाए, ये क्या है? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। और ये कैसे लाए? तो तुम बंधन ऊर्जा मतलब ईबी में भाग दिए, किस चीज से? ए से। तो इसका एक नया संकेत हम लोग बनाए हैं, ये भी बंधन ऊर्जा ही है लेकिन प्रति न्यूक्लियन है, इसके लिए हम एक बड़ा सा एन यहाँ लिख देंगे। तो ईबीएन का मतलब समझ में आ गया? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये केवल क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया? ईबी बाई ए। अब आपको ईबी का मान निकालना, सॉरी ईबीएन का मान निकालना हो तो सबसे पहले क्या निकालना होगा? ईबी मतलब बाइंडिंग एनर्जी निकालना होगा। ए का मतलब हो गया अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना है, अब भाग दीजिएगा तभी ना आंसर आएगा। तो आपसे सवाल जो पूछा गया है वो किसके लिए पूछा गया है? सोडियम परमाणु के लिए। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे ई बी। ई बी का मतलब हो गया बाइंडिंग एनर्जी, जिसका फॉर्मूला है डेल्टा एम इनटू में 931.5। हमें अब क्या चाहिए? डेल्टा एम। डेल्टा एम किसको कहते हैं? तो हम इसको द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। अब हम आएंगे द्रव्यमान क्षति के परिभाषा पर। द्रव्यमान क्षति का परिभाषा कहता है कि एक नाभिक के अंदर वास्तविक जो द्रव्यमान होता है, इसके अंदर मान के चलो द्रव्यमान क्या है? x है, और बाहर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान मान के चलो क्या है? y है। तो अब y में से तुम x घटाओगे क्योंकि ये बड़ होगा ये छोट होगा, तो y में से जो x घटेगा वही किसका मान आएगा? डेल्टा एम का। तो हमको y में से क्या घटाना होगा? x। मतलब पहले प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ना होगा तो y का मान मिलेगा। और दूसरा चीज कि इसका अंदर का हमको द्रव्यमान मालूम होना चाहिए। तो आपके प्रश्न में ही ये दिया हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट लगा देगा और लिख देगा ए बराबर, जैसे कि ए बराबर टोटल लिख देगा सोडियम परमाणु के लिए कि परमाणु भार टोटल कितना लिख देगा? परमाणु भार 22.990 यूनिट, ये लिख देगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये सवाल में लिखा हुआ रहेगा। तो अब आपको मालूम है कि यहाँ परमाणु का पूरा भार दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये नाभिक का भार हो गया। नाभिक के भार के लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन छोड़ाना पड़ेगा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कुछ छोड़ाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 गो। तो 11 गो इलेक्ट्रॉन में से घटा लेंगे तो वो वास्तविक द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं। या फिर सबसे पहले क्या कर लेते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकाल लो, फिर जोड़ दो। उसमें आप जोड़ दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन का कहीं चर्चा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन तो पहले से छूटा हुआ है। इसमें से खाली क्या कर देना है? 11 गो इलेक्ट्रॉन घटा देना है, फिर बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, डेल्टा एम आ जाएगा। और डेल्टा एम जब आ जाएगा तो उसमें 931.5 से गुना कर देंगे तो वो एनर्जी आ गया। और जब एनर्जी आ जाएगा तब प्रति न्यूक्लियन के लिए कितना से भाग देंगे? टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना? 23। तो 23 से भाग दे देंगे। बोलो क्लियर हुआ? चलिए, तो ये प्रोसेस समझ में आ गया, बस इसको करना है हम लोग को यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मास ऑफ प्रोटॉन निकालते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन में प्रोटॉन का एक प्रोटॉन का द्रव्यमान बताओ? 0.008 नहीं 8 नहीं 727 इतना होता है। कितना से गुना? 11 से गुना कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 11 सत्ते 77, या गुना करने का ट्रिक अप्लाई कर लो। 7 उतार लो, 7 2 9, फिर 7 2 9, लास्ट वाला 7 उतार लो, फिर 0 उतार लो, 0.। ट्रिक बुझा है? 11 से गुना कैसे किया जाता है? हाँ चलिए, इतना हो गया। मास ऑफ न्यूट्रॉन 0.00866 इंटू 11। ठीक है, चलो इसको क्या करते हैं? 6 6 6 12 2 814 और 14 1 15, फिर क्या हो जाएगा? 8 1 9, और फिर ये 0 उतर जाएगा। 0 इतना हो गया। इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 6 13, 9 2 11 1 12, 9 5 14 15, 9 7 16 17, इतना ही हो जाएगा। कुछ फॉल्ट नहीं ना हुआ है? कैलकुलेशन में गड़बड़ी होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 7 2 9, फिर 7 हो गया, फिर 0। ठीक है, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 6 12, 8 6 14 1 15, फिर 8 1 9। सब ठीक है।
चलो इतना जो आया ये आपका बाहर का द्रव्यमान आया, स्वतंत्र द्रव्यमान आया है, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब हम लोग को क्या करना है, गलती हुआ है भाई, हम सोच रहे हैं कुछ गलती तो हुआ है, यहाँ पे 0 नहीं होता है, 1 दशमलव होता है। बात समझ में आया? हम 0 लिख दिए थे, कह रहे कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 1.00727 ऐसे होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, और न्यूट्रॉन की संख्या 11 नहीं होती है, न्यूट्रॉन की संख्या 12 होती है। किसमें? सोडियम में। यही मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे हम 11 गलती से लिख दिए हैं, एक्चुअली यहाँ 12 होगा। अब समझ में आया? बताओ 23 कैसे बोल रहे हो, 23 कैसे बोल रहे हो? 11 गो प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन होता है, तबे ना तुम 23 बोल रहे हो, तो इसलिए गुना कितना से होगा? 12 से। चलिए तो गुना करते हैं, बरछक 72, 2 हासिल 7, फिर बरछक 72 और 72 और 7 79, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, आप 12 अट्ठे 96, 96 में आप 7 जोड़ लीजिए, 96 और 7 कितना हो गया 103, तो 3 और 10 हो गया हासिल, तो 10 तो यही में उतर जाएगा। समझ में आया क्या? हासिल का 12 से 0 गुना करो तो 0 ही आएगा, 0 में 10, यही ना हो जाएगा। अब फिर 12 कम 12, अब जोड़ते हैं 7 2 9, 9 9 18, 9 3 12, 13, 7 1 8, फिर 1 और ये कितना 23। समझ में आया? इतना यूनिट हमारा नाभिक का द्रव्यमान आया, वो भी स्वतंत्र वाला, बाहर वाला। वास्तविक जो है आपका ये है, लेकिन इसमें नाभिक का नहीं है, ये परमाणु का है। तो अब हम क्या निकालेंगे, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान चाहिए, बोलो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 22.990 है ना, 22.990, इसमें से घटाना होगा किस चीज को? इलेक्ट्रॉन कितने? 11, तो 0.00055 ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इसमें कितना से गुना? 11 से। चलो इसको अब लिखने के लिए तरीका है कि 22.990 अंक बराबर करने के लिए 2 गो 0 और बराबर कर लेते हैं, और यहाँ नीचे लिख लेते हैं गुना करके, तो 11 पचे 55, फिर 11 पचे 55 और 55 और 5 कितना हो जाएगा 60, और यहाँ पे उतर जाएगा 0 0 दशमलव, और यहाँ पे भी 0। अब इसको घटा लेते हैं, ये वाला चीज यहाँ पे लिख लेंगे, घटा लीजिए कितना आ जाएगा, 10 से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 9 से 6 गया 3, 8 9 22। अब हमको चाहिए द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति, तो दोनों नाभिक में से बड़ नाभिक में से छोट नाभिक घट जाएगा, तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए 23.18389, 23.18389 माइनस हो जाएगा 22.98395, ठीक है। तो फाइनली हमको डेल्टा एम यहाँ मिलेगा। चलिए 9 से 5 गया 4, 9, 12 से 3 गया 9, 7, 17 से 8 गया 9, यहाँ बच गया 10, 10 से 1 ये 0, इतना हमारा डेल्टा एम हो गया। अब बाइंडिंग एनर्जी, इसलिए नाभिक की बंधन ऊर्जा AB बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम गुना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चलो बाद में लिख लेंगे। डेल्टा एम का वैल्यू 0.19994, 0.19994 गुने 931.5, इसको अब गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे
तो हो जाएगा, ये आप अपना घर पे कीजिएगा, टाइम वेस्ट क्या करें। 19 0 नहीं, हम वो देख रहे थे डाटा क्या है। 1900, हमको तुम लोगों से क्या मतलब है, हमारा काम है जो हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए टाइम का बहुत कीमत है। गुना 931.5, हाँ, तो कितना गया 186.24, 186.24, 2 अंक लेना है। 186 सब नहीं, 2 अंक लिखाएगा, एनर्जी में 2 इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। लेकिन हमको निकालना है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, तो इसको सूचित करेंगे EBN से, जिसका फॉर्मूला होगा EB/A। अच्छा, EB का मतलब 186.24, A का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो 186.24 डिवाइडेड बाई 23, दोनों को जोड़ के ही ना होगा, सॉल्व करते हैं। तो इसमें अगर आप डिवाइड दे दे कितना से, 23 से, तो 8.09 आया, लगभग हम 8 मान सकते हैं। तो यहाँ अप्रोक्सीमेशन का चिन्ह दे देंगे, मतलब लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक प्रोटॉन को हटने में कितना एनर्जी लग रहा है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान से देखिएगा, अब जो चीज बता रहे हैं, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और परमाणु भार के बीच ग्राफ। ध्यान दें, कहने का मतलब है कि पूरा बंधन ऊर्जा सबका 186, 187, 200 के रेंज में आता है, तो उतना बड़ा वैल्यू के लिए बड़ा ग्राफ होगा। जबकि हमको सिर्फ इतना मतलब है कि एक नाभिक को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी देना चाहिए, तो इसीलिए हम ग्राफ जो है पूरा बंधन ऊर्जा का नहीं, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का खींचते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू 8, 7, 6, 8.5 ऐसे करके आता है, इसीलिए ये ग्राफ आपको खींचा जाएगा। अच्छा, एक और बात, मान के चलो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया तो तुम तो बनाते रह जाओगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने के लिए आप अगर यहाँ तक पहुंच जाते हैं, तो इसके बाद प्रति न्यूक्लियन इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। जैसे ये वैल्यू आया, अब आप देखिए EB का मान 0.19 आया है, 19 मतलब कि 19। अब 0.19 का मतलब हुआ ये 0.20 के करीब है, और 0.20 का मतलब हुआ है 0.2, और 0.2 का मतलब है 2/10, और 2/10 का मतलब है 1/5, और 1/5 का मतलब हुआ इस एनर्जी का 5वां हिस्सा। अब 186 लगभग 200 के करीब में है, तो 200 को 5 बराबर भागों में बांटोगे तो कितना होगा, 200 को 5 बराबर भागों में 8 होगा। 200 को अगर तुम 5 बराबर भागों में बांट रहे हो तो 8 होगा। हाँ बोलिए ना। अच्छा सॉरी, हम 5 बराबर भाग में बांट रहे हैं, जबकि हमको कई भाग में बांटना है, 23 भाग में। 23 किसके करीब है, 20 के करीब है, नहीं तो 25 के करीब मान के चलेंगे, हम 20 के करीब मान के चलते हैं। तो 200 को अगर 20 बराबर भाग में बांटेंगे तो कितना है? अच्छा, 200 को अगर हम लोग बांट रहे हैं कितना भाग में, 20 भाग में, तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 20 25 100 होता है, 10 ना हुआ तो 5 का रहना लायक, 10 भाग हुआ। अरे तब 20 25 100, 20 25 100, 200 हुआ कि नहीं हुआ, 10 हुआ। सुनो, अब 10 हुआ तब इसको हम 200 मान के चले थे, इसलिए 10 आया, लेकिन ये 200 से कम है, तो आंसर कितना के करीब हुआ, 8 के करीब। तो ऑप्शन में आपका मान के चलिए, ए में मान लो 25 लिखा है, बी में 8 लिखा है, सी में 15 लिखा है, और डी में 11 लिखा हुआ है, तो आंसर कहाँ जाएगा, 8 पर। तो इस तरह से अंदाज को वैल्यू सराग सराग एकदम कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अगर हमको ऑब्जेक्टिव मारना होता तो हम ऐसे सॉल्व करके फटाफट अंदाज पे मार दें।
आए, मतलब आपको तरीका बताए हैं कि इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं ग्राफ पर। ग्राफ कैसे करना है देखिए, यहां पर आपको ले लेना है EBN, ठीक है। EBN का मतलब क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और यहाँ पे ए लेना है मतलब एटॉमिक मास लेना है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, ग्राफ कैसे बनाइएगा। ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, यहाँ से आपको शुरू करना है, ऐसे ऊपर जाना है, ऐसे बनाते हुए नीचे आना है, ठीक है, और फिर ऐसे जाना है, और इसके तुलना में थोड़ा सा छोटा बनाना है, फिर ऊपर जाना है और इससे और छोटा हल्का बनाना है, और इसके बाद जब ऊपर जाइएगा तो ऐसे एक जगह हल्का ऊंच करते हुए और ऐसे स्लोप होते हुए आपको यहाँ ऐसे डाउन हो जाना है। जैसे ये थोड़ा सा बराबर होगा यहाँ तक, हाई जो लाइन है ना, हाई लाइन, इसी के लाइन में थोड़ा बराबर रख के ऐसे झुका देना है, जैसे इतना दूर तक बराबर है ऐसे हल्का झुका देना है। अब यहाँ हल्का जो ऊंच किए हैं, याद रखना है कि ये लोहा के लिए है, Fe के लिए, मतलब सबसे ज्यादा पर न्यूक्लियन एनर्जी किसकी होती है, लोहा का, इससे ज्यादा नहीं होता। तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से एक सवाल आएगा कि लोहा का प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा कितना होता है, आपको याद रखना है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मैं ये नहीं भी लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये आपको याद रखना है सबसे ज्यादा। इसके नीचे ही सब रहेगा, जैसे अभी हम निकाले हैं किसका, कितना आया है 8, तो इसके नीचे आया। अच्छा, हाई जो चीज है यहाँ हाइड्रोजन लिख देना है, इस जगह पर आपको लाइन से याद रखना है, एगो आपको हीलियम लिख लेना है, यहाँ कार्बन और यहाँ ऑक्सीजन लिख लेना है। और देखिए यहाँ से ग्राफ ऐसे आगे बढ़ा है ना, तो इस जगह से एगो लाइन खींचना है, और इस जगह पर आपको 30 लिख लेना है, यहाँ 56 लिख लेना है, और जहां तक ये बराबर चला है उसको 170 लिख लेना है, और इस जगह पर आपको यूरेनियम 238 लिख लेना है। अब इसका मतलब समझिए, ये चीज बता रहा है कि सबसे कम बंधन ऊर्जा किसका होता है, इसके बाद ये बंधन ऊर्जा बढ़ते जाएगा, ठीक है। और बढ़ने के बाद सबसे ज्यादा कहां तक बढ़ेगा, लोहा का सबसे ज्यादा। लेकिन यहाँ देखो 30 से लेके 170 तक जितना परमाणु भार वाला तत्व होगा सबका लगभग बराबर होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ नोट में लिख दे रहे हैं कि परमाणु भार यानी कि ए 30 से लेके कितना, 30 से लेकर 170 तक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये बात आपको याद रखना है। तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से आ सकता है 30 से 170 के बीच का, कोई भी पूछ देगा लगभग एनर्जी, जैसे ऑब्जेक्टिव मारना हो तो यहाँ बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव मार सकते हो। 30 परमाणु भार किसका होता है, परमाणु भार 30 का, जिंक का परमाणु संख्या पूछे हैं, परमाणु भार, फास्फोरस, फास्फोरस से ऊपर कौनो तत्व पूछा जाए, जैसे कोई पूछ दे क्लोरीन का बताओ, तो तुमको ऑप्शन में रहेगा, एक जगह रहेगा 7, एक जगह रहेगा 15, एक जगह 16, एक जगह 19, तो आंसर क्या मारोगे, 7 मारोगे, क्योंकि इस रेंज से इस रेंज तक सब 7, 8 के बीच में, 6 के बीच में ही रहेगा। समझ में आया। तो इसलिए 30 से लेके 170 के बीच का कोई भी तत्व रहे इसके रेंज में सबसे हायर में रहेगा लोहा। अच्छा अब सुनो, यहाँ से थोड़ा डाउन होगे 170 के बाद, तो धीरे धीरे बंधन ऊर्जा कम होने लगेगा, और यहाँ से जितना भी डाउन होगा वो सब रेडियो एक्टिविटी में आ जाता है। अब ये क्या होता है ये आगे बताएंगे। यूरेनियम 238 ये भी रेडियो एक्टिविटी में आता है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन समझ में, सबसे नीचे आपका ये है, सबसे ज्यादा किसका, लोहा का। तो चलिए आप लोग अब बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए।